नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। बंगाल की राजनीति और उसके मुख्य पात्र सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं। चुनाव निपट गए, लेकिन इनकी राजनीति की जो खींचतान चल रही है वो निपटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती दे डाली है। चुनाव आयोग से मायूस होने के बाद इस बार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि फिलहाल सुनवाई टल गई है, लेकिन राजनीति जारी है। अब इस रस्साकशी में ममता बनर्जी की टीम में एक बार फिर मुकुल रॉय भी जुड़ चुके हैं और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से रस्सी पकड़ने वालों की गिनती गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या ममता बनर्जी हार नहीं पचा पा रही हैं? क्या ममता शुभेंदु से बगावत का बदला लेना चाहती हैं? और तीसरा सवाल कि क्या बंगाल में नतीजे के बाद भी नए सिरे से शुरू हो गई है पूरी तरह से वर्चस्व कायम करने की लड़ाई? तो इस सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त संजय सरकार जुड़ गए हैं, जो कि नेता है तृणमूल के। प्रीतम दत्ता हैं, सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाल के। सुजाता पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और शमीम रहमानी जुड़ गए हैं, तृणमूल समर्थक हैं। शुरुआत सरकार साहब आपके साथ करना चाहेंगे। हार हुई, चुनाव आयोग ने कहा कि गड़बड़ कुछ नहीं है, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करा दी, आप अदालत तक पहुंच गए और अब अदालत में भी जो जज हैं जिनके सामने आपकी सुनवाई हो रही है उन पे भी आपत्ति है। तो आप लोग क्या हार मानने को तैयार नहीं, या आप, जैसे कि हम सवाल इसमें पूछ भी रहे हैं, कि क्या पचा नहीं पा रहे हैं आप इस हार को? देखिए, मैं एक चीज आपसे बताना चाहता इस मामले में। 2 तारीख को दिन में आप लोग के चैनल में भी दिखाया था, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक दिखाई गई थी। उस मामले में दीदी 1200 वोट से चुनाव जीत चुकी थी, ठीक है। बात में क्या हो गया है, इलेक्शन कमीशन के मतलब निगाहों में तो चुनाव हुआ है। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो थी, रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर जो थे, उसको सर के ऊपर में बंदूक रखा गया था। उसको बोला था शुभेंदु अधिकारी को जिताने पड़ेंगे। सेंट्रल फोर्स भी उनको हाथ सामने भी थे। सेंट्रल फोर्स भी होम मिनिस्टर का अंडर में रहते हैं, वो भी उनको पक्ष में जाके काम किए हैं। बंगाल में उस समय हर चैनल में दिखाया गया था दीदी जीत गई है, और आपको चैनल में भी दिखाया था दीदी जीती है। ये बात नहीं है दिखाई नहीं है, दीदी जी 1200 वोट जीताई। फिर एक घंटे के बाद में दिखाया गया शुभेंदु अधिकारी 1956 वोट से जीत गया है, ठीक है। तो मार्जिन कम था, तो ऐसी कंफ्यूजन तो होती रहती है सरकार साहब। शमशाबाद जहां इस इलाका पड़ता है, वहां पर वहां पर जो बूथ थे वहां पर काउंटिंग भी नहीं हुआ है। काउंटिंग भी नहीं का वो मशीन भी मतलब खुले हुए मिले थे जब वहां से लेके गया था। और रह गया है आप जो विचार के लिए आज आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कानूनी व्यवस्था के लिए, वो कौशिक चंद्र जी हो, भारतीय जनता पार्टी का लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उसमें डायरेक्ट शामिल होते ये देखे गया। तो अगर वो जज विचार में ये कानूनी विचार में व्यवस्था में रहेंगे वो जज, तो कैसे आप सोच सकते हो निष्पक्ष रूप से उसको विचार हो सकता है? मेरे हिसाब से निष्पक्ष नहीं हो सकता। कौशिक चंद्र जी का अंदर में वो रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और उसको आदरणीय महामान्य अदालत जो है उसको हम कहने चाहते हूं आपको चैनल के माध्यम से, कौशिक चंद्र के जगह में 34 जज कोर्ट में है, कोई ना कोई जज में दूसरा कोर्ट को जज के अंडर में दे, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं है और दिक्कत भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन को भी मालिक का तोता बना के छोड़ दिए हैं। कोई भी एजेंसी ऐसे हैं जहां पर छोड़ा नहीं है। सेंट्रल फोर्स भी भारतीय जनता पार्टी को अंडर में। चलिए सरकार साहब, आपने सभी पे आरोप लगा दिया, आपने चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा दिया, आपने जज पे भी लगा दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाया। तो चलिए पहले भारतीय जनता पार्टी से जवाब भी ले लेते हैं इसका। दत्ता साहब, आपने सुन ही लिए जो सारे आरोप लगे हैं, लेकिन आप लोगों की भी स्थिति अच्छी है नहीं, तो शायद उनका पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, उनका हक बनता है कि वो आप लोगों की इस जीत पर सवाल उठा सकें। लेकिन सवाल ये भी है कि आप लोगों की स्थिति जो इस वक्त कर दी है, ममता बनर्जी ने आपको चारों तरफ से घेर के हमला करके आपको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ दत्ता साहब, सुनाई दे रहा है मेरा बात? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक ही बोले हैं। हम लोग को एकदम माने चारों तरफ से ममता जी ऐसा घेरा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जिया उड़ा दिया है।
आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, जो मैंने 50, 60, 70 का ऊपर रेप हुआ है आफ्टर पोस्टपोल वायलेंस, हम लोग का 40,000 आदमी अभी तक घर का बाहर है, ये सब आपका मुद्दा होना चाहिए। और या आप ये ममता भारी है, जीती है, वो तो हार गई है। ये पहली दफा कोई सीएम जो हारा हुआ सीएम है वो सीएम का शपथ लिया है, और जो जीता हुआ है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ है। यही बंगाल का आज का सच है। और ये टीएमसी लोग तो सभी इंस्टीट्यूशन में आरोप लगाता है। सीबीआई बीजेपी का है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है, सेंट्रल फोर्स बीजेपी का है, लेकिन यही सेंट्रल फोर्स को आपका कलकत्ता का पेड़ काटने के लिए, अम्फान का पेड़ काटने के लिए ममता दी बुलाता है। यही सेंट्रल फोर्स को आफ्टर जस्ट का विध्वस्त इलाका में जाने के लिए ममता दी बुलाता है। जब इनका दरकार होता है तो हम लोग अच्छे होते हैं, जब हम इनका पैसा का जरूरत होता है तब गुहार लगाता है, जब वैक्सीन का जरूरत होता है तब गुहार लगाता है, जब जरूरत नहीं होता है तब हर बात में पॉलिटिक्स करना ये दत्ता साहब वो केंद्र सरकार, दत्ता साहब वो वैक्सीन मांगना या पैकेज मांगना, ये केंद्र एक फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य सरकार के आपस की बातें, हम राजनीति की बात करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन का काम करेगा, यही ना होगा तो सीबीआई का काम करेगा। सीबीआई का जब काम करने जाते हैं ममता दी जाके धरना में बैठ जाते हैं। कभी भी सुने हैं, कभी भी पूरा इंडिया में बहुत जगह पे हम लोग का सरकार नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई सीएम कोई भी इतना बड़ा पद में जो रहता है ऐसा क्या धरना देता है? तो इन लोग का सवाल का कोई मेरे पास क्यों पूरे भत्ता पूरा टोटल इंडिया का जनगण के पास इनका कोई जवाब का जरूरत नहीं है। जो पोस्टपोल वायलेंस ये लोग कर रहा है, आप उनका ऊपर मुद्दा उठाइए, आप जाइए। वो मुद्दे भी उठे हैं, जब हुआ था वो मुद्दे भी उठे हैं। अभी हम दत्ता साहब वो मुद्दा भी उठाए, जब वक्त था उसका तब वो उठा था। चलिए हमारे साथ सुजाता पांडे भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सुजाता, ये आपने सुना, आरोप तो दोनों तरफ से बहुत तगड़े एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को लगा था चुनाव होंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, बंगाल की राजनीति सुर्खियों से निकल जाएगी, लेकिन अभी भी स्टूडियो से और अखबारों से बाहर नहीं जा पाई है ये। पहले तो प्राथमिक रूप से ये कहना चाहते हो कि ममता बनर्जी ये शायद भूल गई हैं कि वो बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल के, भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नहीं है। तो जो भी हो रहा है, चाहे वो ईवीएम पे गड़बड़ी का मामला हो या फिर चुनाव आयोग पे अलग अलग आरोप लगाने का कि भाजपा की समर्थक है, वैसे ये सारी चीजें उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए थी जिस दिन उनकी चुनाव में भारी जीत हुई। लेकिन उन्होंने अपने पुराने वक्तव्य के लिए चुनाव आयोग से माफी नहीं मांगी, और वो एक सेकेंड है, आप बोल रहे थे अब आपको जानकारी नहीं है, और उसके बाद एक सेकेंड सरकार जी आपके पास आएंगे हम, थोड़ा देर सब्र कर लीजिए संजय सरकार जी, थोड़ी देर। ये स्काइप में आवाज नहीं आ पाती है ऐसे, थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर रुक जाइए। सवाल है, अगर नंदीग्राम पे, अच्छा अगर सरकार नहीं बोलेंगे तो फिर मेरे पास, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आप देखिए जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि नंदीग्राम में अगर अहम का मामला नहीं है, वोटों की गिनती और वोटों के मतांतर का मामला नहीं है, तो फिर उन सारे सीटों पे जो कि आपको जो 60 से ज्यादा ऐसे सीटें हैं जिसमें जो 2000 से कम का मत का अंतर है, तो उनपे भी क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर से गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? सिर्फ नंदीग्राम का ही मामला क्यों है? तो ये दिखाता है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अहम का मामला है, और ये बातें कोई नई नहीं है। आप वही इलेक्शन कमीशन में आपको बताइए ना, आपको बताने में कौन मना किया है? इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है, ये सारी बातें बिल्कुल। एक सेकंड चलिए सुजाता, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं वो काफी देर से, बताइए सरकार साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपको हर बात को सुनते हैं, आप जाकर बताइए ना, अगर कहाँ धांधली यहाँ पर हुआ, धांधली हुआ बता सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल धांधली यहाँ पर नहीं हुआ, धांधली तो भारतीय जनता पार्टी किए हैं। क्यों रिटर्निंग ऑफिसर को गान के ऊपर में, बंदूक के ऊपर में रखते हैं, और वहां पर शुभेंदु अधिकारी को उस दिन चुनाव जिताने के लिए लोग लाहिरी और पोता भी तो ये दोनों मिल के बूथ के अंदर में जाके, और रिटर्निंग ऑफिसर को बंदूक पकड़ा था किसने? और सीआरपी ने तृणमूल कांग्रेस के जितना भी एजेंट था उसको सीना के अंदर बंदूक पकड़ कर बाहर निकाल दिया था। सेंट्रल फोर्स पांडे में रखता है, ये
ठीक है, चलिए हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं। जानकारी नहीं है, उसी चुनाव आयोग ने आपको झुकाया है, उसी ईवीएम में आपको झुकाया है। चलिए अगर संजय वो जी जनता और का सुजाता, फैसला हम है, माफ कीजिएगा, तो मैं ये आपको रीजन यहाँ पे रोक रही हूँ। शमीम आप मुझे ये बताइए कि अगर इतना ही कुछ हुआ होता और सवाल इतने उठाए जा सकते होते इस इलेक्शन में, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग ने ही उस वक्त कोई कार्रवाई कर ली होती? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, उस पर पूरे देश का भरोसा है, तो अब तक इतने सवाल क्यों आखिर? देखिए, ये सवालात जो है, पहले तो ये है कि बंगाल के इलेक्शन 8 फेज में होंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि 8 फेज में, उसके लिए यहाँ बंगाल की तमाम पार्टियों ने एक्सेप्ट बीजेपी, उन लोगों ने कहा था कि साहब ये गलत है, 8 फेज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो हेल्थ इश्यूज खड़े हो गए। और लास्ट में भी कहा गया था कि तीन को एक साथ किया जाए, 3 फेज को, तो वो भी नहीं हुआ। बहरहाल देखिए, इस मुल्क में जो कानून है, उस कानून के तहत अगर कोई भी आदमी असंतुष्ट है किसी चीज से, अगर उसके पास, तो कानून का सहारा ले सकती है। ममता दीदी ने भी लिया है। ये आपको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उन्होंने धारा 100 सेक्शन 100 के अंदर जो है वो केस दायर किया है कि ये चीजें जो कुछ भी हुई है, पहले आप हमको जीत दिखाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि साहब जो है मेरा जो है वो टेक्निकल इश्यूज था, उसके बाद मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अगर आप लोगों ने उस वक्त अगर ये सवाल उठाए होते तो जरूर मैं आज कहता कि उस पर भी हो जाए, लेकिन आप, जब मैंने सवाल उठाए हैं जहां आपकी गड़बड़ी है, जहां मुझे, आपको भी गणतांत्रिक अधिकार था, आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? आपने क्यों नहीं केस किया? किसने आपको मना किया था? आप जानती हैं कि वहाँ कोई धांधली वहाँ नहीं कर पाए थे। यहाँ चूंकि आपके जो है ना, मेरी बात सुनिए, आप बात को जो है ना पीछे मत जाइए। दूसरी बात है कि रिटर्निंग ऑफिसर का मैसेज है, रिटर्निंग ऑफिसर का मैसेज है। तीसरी बात ये है आपके, देखिए आप सब एक साथ ना बोले सर, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। अगर आप बोलती रहेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा फिर? शमीम जी, अब आप आराम से बोल लीजिए एक बार। दूसरी साहब, उधर जो है हमारे बीजेपी के भाई साहब ने कहा, बताइए मुझे इलेक्शन के पहले किन लोगों ने धमकियां दी, किनके वीडियोज है वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, और इसमें जिसमें उन्होंने खुली धमकियां दी लोगों को कि इसके बाद घर से निकलेंगे तो पुलिस को मारेंगे, ऑफिसर को मारेंगे, आप जो है पब्लिक को मारेंगे। जवाब देने का मौका भी देना होगा, वक्त हमारे पास कम है। शमीम जी, आपको रोक रही हूँ। चलिए प्रीतम जी, कुंती सब लेके तुम आक्रमण करो और एक तरफ में वोट होने दो, वो क्या धमकी नहीं था? क्या बोल रहे हैं? आपने किया ना, आपके आदमी लोगों ने कहा कि हम लोग मारेंगे, इसके बाद कोई आदमी 2 तारीख के बाद घर से निकलेगा नहीं। ये संतरासवादी बात आप ही लोग करते हैं। औरतों का बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग छोड़ के घर मार भी हुआ है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। इस राज्य में किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हम उसके फेवर में है, लेकिन आप अपना इंटरनल फाइटिंग को भी टीएमसी के नाम निकाल देंगे। आपके तो अपना इंटरनल फाइटिंग चलता है आप लोगों के, तो इसीलिए। और उसके बाद लोग आज भाग रहे हैं आपके वहाँ से, क्यों भाग रहे हैं पता है? क्योंकि आपके पार्टी के अंदर में जो थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि जब वाद विवाद होता है तो दूसरे को भी थोड़ा सा एक बार सुनने का मौका देना चाहिए। चलिए सुजाता, आपकी पार्टी जो है, अब आज के दिन में आप मुकुल राय को ले गए, मुकुल राय वापस हो गए, कल शुभेंदु भी वापस हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? जब नेताओं की जान भी खतरे में, आप देखिए विश्वजीत सरकार से लेके एक नेता आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? किसने आपको मना किया मैडम? शमीम जी 2 मिनट के लिए अब आप शांत रहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं या भाजपा का मुख्यमंत्री है? क्या यह मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्टी की लाइनों से उठ के वो तृणमूल प्रमुख के रूप में ना सोच के बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में सोचे, और ये सोचे कि इस पद की गरिमा कैसे बढ़ाई जाए? ये एक सर्वनाश बन जो कि बंगाल में आज हो रहा है। बोल रहा है ऐसा एक टाइम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हेलो
वक्त मैं आप क्या उस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर एक नहीं सेकंड, थी। सुजाता और शमीम, थोड़ी देर के लिए अब मैं आपको बोलूंगी, मुझे माफ कीजिएगा, आपको शांत होना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों का, आप काफी देर से बोल रहे हैं, दोनों पार्टी के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ प्रीतम जी, आप बताइए क्या कह रहे थे। शमीम जी प्लीज, भाई साहब वहाँ पे बोल रहा था, शमीम जी उसका जवाब अब दे आपको देता चुप हूँ। होना पड़ेगा, माफ कीजिएगा प्लीज। आठ फेज में जो चुनाव हुआ, 8 फेज में क्यों चुनाव होने के लिए था? 8 फेज में चुनाव होने के लिए था क्योंकि यहाँ पे इतना मारापीटी होता है जो इंडिया में कहीं पे नहीं होता है, और ये हुआ है। ये इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारा मौत हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन सही था। 8 फेज में चुनाव करके भी यहाँ पे मौत हुआ है, तो एक साथ में चुनाव करने से कितना क्या अच्छा होता है, ये आप सोच लीजिए। ये फर्स्ट बात। और जो ममता बनर्जी आफ्टर 2 मई के बाद जो हम लोग का भी मुख्यमंत्री है, आपका सबका मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री नवान्नों में बैठ के बोलता है कि प्लेकार्ड लेके घूमना पड़ेगा कुछ दिन बाद बीजेपी वालों को। जो हम लोग बीजेपी करते हैं उन लोग को प्लेकार्ड लेके घूमना पड़ेगा कि हम लोग लिखेंगे कि हम लोग बीजेपी नहीं करते, हम लोग को माफ कर दो। ये कौन बोलता है? एक मुख्यमंत्री बोलता है नवान्नों में बैठ के, एक सीएम का चेयर में बैठ के, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चेयर में बैठ के वो एक मुख्यमंत्री बोलता है कि कुछ दिन बाद बीजेपी कार्यकर्ता को, चलिए मैं ये सवाल, ये सीधा सरकार साहब से पूछा जाए, घूमना पड़ेगा वो रीति। ठीक है दत्ता साहब, एक सेकंड। सरकार साहब जितनी हिंसा हमने देखी, क्या कर रहा है नीचे, ठीक है, उन्हीं से सवाल तो आप पूछ रहे हैं, जवाब भी पूछ लेने दीजिए ना। महिला से सरकार साहब जितनी हिंसा हमने बंगाल में देखी, पोस्ट पोल वायलेंस जितना हमने देखा, वो दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। तो फिर अगर 8 चरण में जैसा कह रहे हैं वो कि चुनाव हुआ, तो शायद सुरक्षा के लिए जरूरी था। और इतना डर क्यों हो लोगों के अंदर राजनीति को लेकर? सरकार साहब, हाँ देखिए एक चीज आपको बताया है, बंगाल को 8 चरण के चुनाव यहाँ पर कराया था। भारतीय जनता पार्टी को साजिश था, बाहर से सब आदमी लोग को लेके आएंगे, गुंडा माफिया जितना यूपी एमपी से लेके आएंगे उसको लेके चुनाव कराएंगे। कई कई जगह में इन लोग को लेके आके किराए में रूम भी दे दिया था, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, बांग्लादेश से भी आदमी लेके आके मालदा में रखा था, वहां पर वोटर कार्ड बनाया था अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पर। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा बात हम बोल रहे हैं। और चुनाव के पहले जिस तरफ से भड़कावा भाषण दिया, भड़कावा भाषण क्या दिया? भड़कावा भाषण ये दिया, हम लोग 2 तारीख को आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस को कार्यकर्ता घर से उठाएंगे, उठा के गोली मारेंगे, ठीक है। कहीं बोला गया तृणमूल कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता को द्रौपदी की तरफ वस्त्रहरण होगा, कहीं बोला गया पुलिस को चप्पल चटाए जाएंगे, मतलब चप्पल ये करेंगे, चप्पल चटाए जाएंगे, बोला गया। कहीं बोला गया क्यों 4 गोली मारा, 16 गोली क्यों नहीं मारा? शुभेंदु अधिकारी ने बोला, शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला? शुभेंदु अधिकारी ने बोला 2 तारीख के बाद में हम लोग जोगी जी जैसे बंगाल को भी ठंडा कर देंगे, बंगाल से जो बांग्लादेश से जो माइग्रेट हिंदू भी आया उसको भी ठंडा कर दिए जाएंगे। और आसाम में 13 लाख हिंदू बंगाली डिटेंशन कैंप में भरा गया, उसी तरह इसको डिटेंशन कैंप में भर के इसको रख दिया जाएंगे, ठीक है। बंगाल में अगर रक्त रंजित राजनीति शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी किया है। 5 फरवरी 2019 में मेरे विधायक सत्यजीत विश्वास को नदिया डिस्ट्रिक्ट में करीमपुर में करीमगंज में वहां पर गोली करके हत्या कर दिया। किसने गोली किया था? इसने प्रीतम दत्त को पार्टी ने गोली करके हत्या किया था। और आज वो प्रीतम दत्त यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, प्रीतम दत्त तो भारतीय जनता पार्टी में उसको कोई अहमियत नहीं है, उसको भी बोला जाता है ये ऐसे पर्सनल अटैक मत कीजिए सरकार साहब, माफ कीजिएगा, इस तरह का पर्सनल अटैक दूसरे गेस्ट के ऊपर नहीं। आई एम सॉरी, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये सही नहीं है। जाने से बोलता है ना इंडियन कन्वर्टेड है, नहीं रहने दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे सुजाता आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी। अगर राजनीतिक मर्यादा की बात करें तो तृणमूल ने अगर नहीं कभी उसको निभाया तो बीजेपी ने भी वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा राजनीतिक मर्यादा निभाई हो। आप वहां पे बीजेपी के नेताओं ने भी अजीब अजीब बयान दिए और इस वजह से वहां की राजनीति इतनी सुर्खियों में आती रहती है। देखिए, आपको एक चीज तो हम सब जानते हैं कि बंगाल में हिंसा कोई नई नहीं है, और इसके लिए ये एक सामूहिक तौर से ये पूरी तरह से एक घटना है जिसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसको छुड़ा सकता था। लेकिन आपको अब ये समझना होगा कि चुनाव के दौरान ऐसी कुछ बात, हर एक राजनीतिक दल अपना फायदा देखता है, वो देखता है कि क्या बोल के किस तरह से जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। तो जब ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया तो भाजपा ने भी जय श्री राम बोला। तो लेकिन इसके वजह से अगर कोई इस बात को, जबकि वो वापस मुख्यमंत्री बन गया, जबकि वो पिछले बार से ज्यादा
ज्यादा मतों से वो मुख्यमंत्री बन गया। उसके बावजूद अगर वो ये दृढ़ होके आ जाए कि मैं अपने अपमान की राजनीति ही चलाऊंगी, मैं एक वेंडेटा पॉलिटिक्स बदले की राजनीति चलाऊंगी, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। उसमें पिछती फिर जनता ही है। देखिए कितने नेता के घर जले हैं, कितने नेता बाहर हुए हैं, कितने नेताओं का बलात्कार नहीं हुआ। पिछती कौन है? जनता के घर जले हैं, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा है, उनका राशन बंद हो गया, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको धमकी मिल रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, सब बंगाल छोड़ के लोग असम गए हैं, झारखंड गए हैं। तो ये एक तरह से बहुत निंदनीय घटना है, जिसके लिए दोनों पार्टियों को समझना होगा कि ये चीजें संविधान के ही नहीं, भारत के मूलभूत। जाते जाते मेरे पास 1 मिनट रह गया है। शमीम को काफी वक्त से हम वक्त नहीं दे पाए हैं। शमीम, आप अपनी टिप्पणी कीजिए, 1 मिनट रह गया, उसके बाद मुझे रैप करना होगा। मैडम, मैं ये बताऊं कि ये इलेक्शन इन लोगों ने हारे हैं। हमारे बेहतरीन जो इनके पास जो फोर्स था, इलेक्शन कमीशन, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा लीडर, और यहाँ तक के मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, उसके बाद इनके पास और कोई आर्मरी नहीं है कि वो बंगाल में कोई फुटेज कभी भी डाल सके। इसीलिए आज लोग भाग क्योंकि इनका बेस्ट असर उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, चलिए आप देखिए, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब ने अपनी बात आगे रखी, उसके लिए शुक्रिया।